नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर बार कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और इसी प्रकार से हम नई-नई जानकारी को अपने नॉलेज के लिए सीख कर हम कुछ नया करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ नए टॉपिक के बारे में। इसके बारे में आप सभी जानते ही होंगे पहले से, और नहीं जानते हैं तो हम आपको आज उसके बारे में बहुत ही अच्छे से समझाने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। ठीक है। आपने अक्सर न्यूज़ में या फिर कहीं पे सुना होगा कि कंपनी का फंडामेंटल्स देखना चाहिए। इसमें इसके देखने के कई सारे फ़ायदे हैं, कब देखना चाहिए, क्यों देखना चाहिए, उसमें कौन-कौन से बातों का समावेश होता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आप अपने सुझाव और विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि आने वाला वीडियो जो है हमें कौन-सा लाना है, उसके बारे में थोड़ा-सा अंदाज़ा मिले। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं फंडामेंटल्स के बारे में। तो दोस्तों, जनरली क्या होता है, फंडामेंटल्स क्या होता है, एक कंपनी के द्वारा एक रिपोर्ट होता है, जो एक फाइनेंशियल रिपोर्ट होता है, जो एक कंपनी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है क्वार्टरली या फिर एनुअली। ठीक है। तो उसमें कई सारे रेशियो हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, एक बार तो मैं आपको बता दूं कि हमें ये कब देखना चाहिए, फंडामेंटल रेशियो जो है हमें कब देखना चाहिए। मान लीजिए कि हम डेली चार्ट पर हम ट्रेडिंग करते हैं। डेली चार्ट या फिर उससे कम टाइम फ्रेम पर हम चार्ट डेली चार्ट या फिर उससे कम टाइम फ्रेम पर हम ट्रेडिंग करते हैं, लाइक। तो तब हम क्या ये फंडामेंटल्स को देखेंगे? नहीं, तब देखने की ज़रूरत नहीं है। जब हम डेली चार्ट या फिर उससे कम टाइम फ्रेम पर काम करते हैं, तो हमें प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन चाहिए, प्लस इंडिकेटर का कंफर्मेशन चाहिए, और फिर प्राइस का मोमेंटम क्या कर रहा है ना, प्राइस में वॉल्यूम का इंडिकेशन क्या है, वो सब हमारे लिए मायने रखता है। ठीक है। बाकी हम डेली चार्ट या फिर उससे कम टाइम फ्रेम पर काम कर रहे हैं, तो ये फंडामेंटल्स की ज़रूरत नहीं होती है। अब फंडामेंटल्स की ज़रूरत किन लोगों को होती है? जिन लोगों को जो लोग इन्वेस्टिंग के रूप में काम करते हैं, जो लोग इन्वेस्टर, यानी कि एक बार किसी स्टॉक को बाय करते हैं, तो वो स्टॉक को होल्ड करके रखते हैं 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो उसमें जनरली दोस्तों, हमें एक क्वेश्चन आया था हमारे पास कि सर, किस प्रकार के स्टॉक में हमें निवेश करना चाहिए। ठीक है। इस जनरली हम सभी जानते हैं कि मार्केट में एक लार्ज कैप स्टॉक होता है, एक मिड कैप स्टॉक होता है, और एक स्मॉल कैप स्टॉक होता है। ठीक है। तो अब इसमें लार्ज कैप स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, यदि हम इन्वेस्टिंग करके हम काम करते हैं तो। अब क्यों, वैसा क्यों, लार्ज कैप स्टॉक में ही क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है। लार्ज कैप स्टॉक जो है, ऐसी कंपनी होती है, लार्ज कैप स्टॉक में जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर हुआ, रिलायंस हुआ, नेस्ले हुआ। ठीक है। अन्य बहुत सारे कंपनियों का समावेश होता है। जैसे कि जब भी आप किसी भी स्टॉक को ओपन करते हैं, तो उसमें लिखा होता है कि लार्ज लार्ज कैप स्टॉक है कि कौन सा स्टॉक है, ताकि इसको खोजने में परेशानी ना हो। तो इस प्रकार के जो स्टॉक होते हैं दोस्तों, जिनका कैपिटलाइजेशन जो है स्मॉल कैप और मिड कैप की तुलना में अधिक होता है, ऐसे स्टॉक में कंपनी का जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होता है दोस्तों, वो अधिक होता है। यानी कि इस प्रकार की कंपनी जो है, डूबने की चांसेस बहुत कम होती है। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए कि ये ब्रिटानिया कंपनी है। ठीक है। पिछले 30-40 साल से परफॉर्म कर रही है, और अपने जो भी वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी आ रही है, उसके बारे में टेक्नोलॉजी के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करके जो है ना, अन्य बिजनेस के सामने मुकाबला कर रही है, और ना उसी प्रकार से अपने आप को पिछले 40 साल से बनाए रखी है। तो हम आशा ये रखते हैं, हम फाइनेंशियल रिपोर्ट को देखते हैं। देखिए दोस्तों, हो सकता है कि किसी क्वार्टर का रिजल्ट थोड़ा-सा खराब हो सकता है किसी क्वार्टर की अर्निंग जो है अच्छी ना आई हो, ठीक है, किसी कारणवश। ऐसा हो सकता है, क्योंकि बिज़नेस साइकिल होता है, कभी ज़्यादा अर्निंग आती है, कभी स्लो डाउन होता है, तो कभी महँगाई के कारण ऐसा, या फिर कभी ज़्यादा मार्केट में कुछ क्राइसिस हुआ, उसके कारण से सब होता है। तो बिज़नेस साइकिल होता है, सब होता रहता है। लेकिन
जो लार्ज कैप कंपनियाँ होती हैं उसमें डूबने के चांसेस जो है बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो जनरली हमें इन्वेस्टिंग करते हैं तो हमें लार्ज कैप कंपनियों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं फंडामेंटल रेशियो के बारे में, ठीक है। तो चलिए, तो जैसा कि हमने देखा, हम जानते हैं कि फंडामेंटल रेशियो जो है जनरली ये एक कंपनी के द्वारा जो है रिपोर्ट होता है, फाइनेंशियल रिपोर्ट होता है, जो एनुअली या फिर क्वार्टरली रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो उसमें पहला है पीई रेशियो। पीई रेशियो क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं, देखिए। पीई रेशियो क्या होता है कि द प्राइस अर्निंग रेशियो इज द रेशियो ऑफ अ कंपनी शेयर प्राइस टू कंपनीज अर्निंग पर शेयर, ठीक है। पी रेशियो क्या होता है कि एक प्राइस अर्निंग रेशियो होता है, यानी कि कंपनी अपने एक स्टॉक पर कितना अर्निंग करती है उसका रेशियो होता है, ठीक है। अब प्राइस अर्निंग रेशियो उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं गहराई से। एक कंपनी, मान लीजिए कोई कंपनी है समथिंग, रिलायंस ही मान लीजिए, रिलायंस कंपनी है, अपने एक शेयर पर कितना रुपए अर्निंग करती है उसका रेशियो निकालता है। उसका रेशियो निकालेंगे कैसे? तो रिलायंस जो है मार्केट में कितना शेयर निगमित किया है, मार्केट में कितना शेयर इश्यू किया है, वो आ जाएगा। फिर उन शेयर पर, प्रत्येक शेयर पर कितना रुपया अर्न किया है उसको जोड़ेंगे, और भाग देंगे किससे? जितना रिलायंस कंपनी ने मार्केट में शेयर निर्गमित किया है उससे, तब हमें प्राइस अर्निंग रेशियो हमें मिलेगा, ठीक है। अब प्राइस अर्निंग रेशियो देखने से हमें क्या क्या पता चलता है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। द रेशियो इज यूज्ड फॉर valuing companies and find out whether they are overvalued और undervalued, ठीक है। कोई भी स्टॉक जो होता है ओवर वैल्यूड होता है या फिर ओवर वैल्यूड या फिर अंडर वैल्यूड है, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है इस रेशियो के देखने से। अब आप पूछेंगे कि सर ओवर वैल्यूड या फिर अंडर वैल्यूड क्या होता है, ठीक है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई पानी की बोतल है, ठीक है, पानी की बोतल है, और कोई अचानक से कोई क्राइसिस आया और उस पानी की बोतल जो है 500 रुपये हो गए, ठीक है। पानी की बोतल की वैल्यू क्या है? 20 रुपये है, और अचानक से उसमें फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर कुछ अन्य कारणों से उस पानी की बोतल 500 रुपये हो गई, ठीक है। तो पानी की वर्तमान वैल्यू क्या थी? 20 रुपया थी, और किसी क्राइसिस के आने से उसकी जो कीमत है, उसकी प्राइस जो है 500 रुपया हो गई। अब जो ये 500 रुपया हुई दोस्तों, ये क्या कहेंगे? ये ओवर वैल्यूड है, समझे। अब क्या होगा कि मार्केट थोड़ा सा करेक्ट होगा, थोड़ा सा स्टेबल होगा, तो पुनः जो है अपने मूल कीमत पर, उसकी वैल्यू पर आकर रुकेगा, ठीक है। तो ये होता है ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड, राइट। आगे देखते हैं। अब है पीबी रेशियो, यानी कि प्राइस टू बुक रेशियो। ये क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। द प्राइस टू बुक रेशियो इज अ फाइनेंशियल रेशियो, ठीक है, एक प्रकार का फाइनेंशियल रेशियो है, यूज टू कंपेयर अ कंपनीज करेंट मार्केट प्राइस टू इट्स बुक वैल्यू, ठीक है। यानी कि समझे, प्राइस बुक रेशियो जो है एक फाइनेंशियल रेशियो होता है। इसका यूज क्या होता है? कंपनी का करंट मार्केट प्राइस और उसका बुक वैल्यू क्या है ना, उसका कंपैरिजन करने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। एनी वैल्यू अंडर वन इज कंसिडर्ड अ गुड प्राइस बुक वैल्यू इंडिकेटिंग पोटेंशियल अंडर वैल्यूड स्टॉक, ठीक है। कोई भी वैल्यू जो बुक वैल्यू है उसकी वैल्यू एक के अंदर हो, ठीक है, उसकी बुक की वैल्यू का जो रेशियो है एक के नीचे हो, तब हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि वो फाइनेंशियली जो है अंडर वैल्यूड स्टॉक है। यानी कि ऐसा स्टॉक है उसमें ज़्यादा अंडर, जो स्टॉक की उसकी वर्तमान कीमत है, वर्तमान वैल्यू है, वही है, उससे ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। ये हम निश्चित करते हैं किससे? प्राइस बुक वैल्यू का जो रेशियो है उससे, ठीक है। अब बात करते हैं इंडस्ट्री पी रेशियो। इंडस्ट्री पी रेशियो क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्री पी रेशियो इज द
एवरेज ऑफ ऑल द पी रेशियो ऑफ द कंपनीज इन द इंडस्ट्री। समझिए, इंडस्ट्री पी रेशियो क्या है? मान लीजिए कोई भी इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री, फार्मा सेक्टर या फिर कोई भी सेक्टर कंपनी, ठीक है, फार्मा सेक्टर या फिर अन्य एफएमसीजी सेक्टर या फिर अन्य कोई भी इंडस्ट्री में, ठीक है, उस कंपनी का जो एवरेज है, कंपनी किस प्रकार से परफॉर्म कर रही है, ठीक है, उसका रेशियो निकाला जाता है इसका यूज करके। तो इसका यूज कैसे करते हैं? इट इज यूज टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल कंपनी विद दैट ऑफ द इंडस्ट्री। ठीक है, अब इस इंडस्ट्री में, है ना, कि कोई इंडिविजुअल कंपनी है, ठीक है, अन्य कंपनी की तुलना में किस प्रकार से परफॉर्मेंस कर रही है, ठीक है, उसके बारे में हम तुलना करके जो है उसका परफॉर्मेंस के बारे में, उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बारे में हम जानकारी लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डिविडेंड। डिविडेंड का भी रेशियो आपने अक्सर सुना होगा कि डिविडेंड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिविडेंड क्या होता है। ठीक है, तो डिविडेंड क्या होता है कि एक प्रकार का फाइनेंशियल बोले तो कंपनी के द्वारा अपने शेयर धारकों को जो है एक प्रकार का मुआवजा दिया, एक प्रकार का प्रॉफिट दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी कंपनी का टारगेट है कि इस साल में 2000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो, या फिर उनका टारगेट है कि हाँ, हमारा एक टारगेट ये था, हमारे जो एम्प्लॉय हैं, हमारे जो शेयर होल्डर हैं, उनके सपोर्ट से ये टारगेट हमारा पूरा हो गया है। तो क्या करेंगे, जो उनका जो प्रॉफिट का जो भाग होता है उससे अधिक प्रॉफिट होता है, तो वो प्रॉफिट जो है अपने शेयर धारकों में, है ना, जितनी संख्या में, मान लीजिए कि कोई शेयर धारक है, मान लीजिए कि मैं शेयर धारक हूँ, मैंने 200 शेयर खरीदा है, तो उनका जो एक शेयर पर जो जितना रुपया वो देना चाहते हैं, मान लीजिए कि वो एक शेयर पर 5 रुपये देना चाहते हैं, या फिर एक शेयर पर 30 रुपये, या फिर एक शेयर पर 50 रुपये देना चाहते हैं, तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे मैंने जितना शेयर लिया है उसके हिसाब से, और वो मल्टीप्लाई होने के बाद जो अमाउंट आएगा वो हमारे खाते में ट्रांसफ़र होता है। तो ये होता है डिविडेंड। उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, चलिए। द डिविडेंड यील्ड डिस्प्लेड एज अ परसेंटेज इज द अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, वैसे ही वही लिखा हुआ है कि डिविडेंड का जो रेशियो कैसे निकालते हैं वो लिखा हुआ है। तो हम सभी को जानता है डिविडेंड यानी कि हमें प्रत्येक शेयर पर, ठीक है, हमने जितना शेयर लिया है, जितना शेयर खरीदा है, ठीक है, उसको हमें उस पर जो अर्निंग हुई है उसको जोड़ते हैं। ठीक है, और कितना हमने कितना बैंक के द्वारा कितना कंपनी के द्वारा जो है स्टॉक निर्गमित किया गया है, ठीक है, उसे भाग दिया जाता है, तब जो है डिविडेंड का रेशियो निकलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं आरओई। ठीक है, आरओई क्या होता है उसके बारे में। तो आरओई इज आरओई क्या होता है? आरओई इज considered a measure of how effectively management is using companies asset to create profit. ठीक है, whether an ROE is considered satisfactory with depend on what is normal for the industry of a company's peer. ROE का मतलब जो होता है, ROE एक ऐसा मेजरमेंट है ना, रिटर्न ऑन, ROE एक ऐसा मेजरमेंट है जो जिससे हम मेजर करते हैं कि कंपनी जो है, कंपनी के एसेट का यूज, है ना, कितना इफेक्टिवली कर रही है प्रॉफिट को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, और उसका यूज करके, ठीक है, आरओई का यूज करके हम ऐसा संतोष होते हैं कि आरओई जो है अच्छा है, तो कंपनी जो है अच्छे ग्रोथ करेगी आने वाले समय में। ठीक है, अब रेवेन्यू के बारे में देखेंगे। रेवेन्यू का रेशियो क्या होता है? तो रेवेन्यू इज द इनकम। रेवेन्यू क्या है? एक इनकम है जो बिजनेस के द्वारा, है ना, नॉर्मल एक्टिविटीज़ के द्वारा जो है हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो सामान्यतः, ठीक है, यूजुअली फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स सर्विसेज टू कस्टमर्स, रेवेन्यू इज ऑल्सो रेफर टू एज। अब हम सभी जानते हैं रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है, या तो फिर कोई कंपनी वस्तुओं को सेल करेगी, या फिर
कोई सुविधा, कोई सर्विस देगी, या फिर किसी अन्य माल, कच्चे माल की बिक्री से, इस प्रकार से जो अर्निंग होती है उसे रेवेन्यू कहते हैं, राइट। उसका रेशियो निकाला जाता है ना। उसके रेशियो पर से भी हम कंपनी के बारे में जान सकते हैं कि कंपनी का जो है उसका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितना है, उसके बारे में जान सकते हैं। अब बात करते हैं ईपीएस, ठीक है। ईपीएस क्या इंडिकेट करता है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कि ईपीएस इंडिकेट्स हाउ मच मनी a company makes for each share of its stock and is a widely used metric for corporate profit. ईपीएस रेशियो का यूज करके हम इसके हम ये डिस्कस निकालते हैं कि कंपनी जो है अपने प्रत्येक शेयर पर कितना रुपया अर्निंग करती है, ठीक है। किसके लिए? कॉर्पोरेट प्रॉफिट को हम गणना करने के लिए इसका यूज करते हैं। अब कॉर्पोरेट प्रॉफिट क्या होता है? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बिजनेस में मान लीजिए कोई कंपनी माल बेचने का काम करती है, कोई कंपनी वस्तु सेवाएं प्रदान करती है, उसके बारे में अर्निंग करती है। तो अर्निंग करने के बाद दोस्तों वो अभी प्रॉफिट क्या है, अभी पूरा का पूरा ऐसा ही ग्रोस प्रॉफिट है, उसमें से हमने एक्सपेंसेस या फिर ऐसा कुछ निकाला नहीं है। तो एक्सपेंसेस या फिर कंपनी का जो भी खर्चा निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसे कॉर्पोरेट प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब कॉर्पोरेट प्रॉफिट का यूज क्या होता है, कंपनी का जो है प्रॉफिट है किस प्रकार चल रहा है, इससे कॉर्पोरेट प्रॉफिट के हिसाब से जो है इसमें इन्वेस्टर जो है उसमें अट्रैक्ट होते हैं और उन्हें कंपनी में अच्छा ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, उनसे आकर्षित हो गए, क्योंकि किसी कंपनी का कॉर्पोरेट प्रॉफिट अच्छा है तो ऐसा प्रोबेबिलिटी होता है कि आने वाले समय में जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी मार्केट में, ठीक है। अगला पॉइंट है कि कैश फ्लो पर शेयर, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। कैश फ्लो पर शेयर एक फंक्शन है, ठीक है। इसका मेजर किया जाता है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बारे में, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेट जो फाइनेंशियल मजबूती जो है मेजर किया जाता है इसका यूज करके। और ये कैलकुलेट कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो कैलकुलेटेड एज ए रेशियो इन इंडिकेटिंग अमाउंट ऑफ कैश बिजनेस जनरेटेड यूज। अब ये कंपनी के द्वारा जो है किस प्रकार से अपने शेयर जो भी निर्गमित किया है उस पर कितना भी अर्निंग करती है, ठीक है, उसमें डेप्रेसिएशन और अन्य मशीनरीज का जो डेप्रेसिएशन होता है उसका उसमें ऐड किया जाता है, तब कैश फ्लो पर शेयर का जो रेशियो हमें मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम रेशियो को देखकर हम कंपनी के बारे में थोड़ा सा अंदाज़ा लगाते हैं, थोड़ा सा हमारा व्यू बढ़ता है कि हाँ ये कंपनी जो है इतने साल से मार्केट में है, अपना टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को बनाए रखी है, तो आने वाले समय में जो है किस प्रकार से कितना अच्छे से परफॉर्म कर सकती है। और हम चार्ट को भी देखते हैं। देखिए चार्ट देखना तो बहुत ज़रूरी है, साथ में इंडिकेटर का यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से यदि हम किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए हमें किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं तो आप फंडामेंटल्स पे जाएंगे, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो फंडामेंटल्स में कौन कौन से रेशियो होते हैं, ठीक है, उन रेशियो का मतलब क्या होता है, उनके बारे में बहुत ही डीपली समझाया गया है। और फंडामेंटल का यूज़ तभी करना है जब हम किसी स्टॉक में महीने 6 महीना, साल भर या फिर उससे अधिक समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तब ये हमारे लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।